नमस्कार मित्रों। कल दिल्ली के शासन को 1 साल होगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और इस 1 साल के शासन के उपलक्ष्य में विपक्ष में अपनी भूमिका निभाने के नाते दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार, जो तमाम तरह की उपलब्धियों की बात आज कर रही है और वो 1 साल का अपनी उपलब्धियों का जश्न भी मनाएगी। जश्न कैसा और जश्न किसके लिए? सपनों के सौदागर, धोखे की राजनीति, झूठ की राजनीति, टकराव की राजनीति, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की राजनीति, दिल्ली को सब कुछ फ्री मिलेगा इसकी राजनीति, युवाओं को रोजगार मिलेंगे इसकी राजनीति। इस राजनीति में 3 शब्द भ्रष्टाचार, जन लोकपाल और स्वराज्य, इन 3 शब्दों को बार बार चला करके राजनीति के शतरंज के खिलाड़ी केजरीवाल साहब बने। दिल्ली की जनता को सपने दिखाए गए, दिल्ली की जनता से वायदे किए गए, दिल्ली की जनता को बताया गया कि एक ऑल्टरनेटिव राजनीतिक सिस्टम इस देश को हम देने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को कहा गया कि ईमानदारी, शुचिता और लोकतंत्र पर एक अलग तरह की शासन व्यवस्था इस देश को दी जाएगी। लेकिन 1 साल का अगर मूल्यांकन आप करें तो इस 1 साल में हुआ क्या? राजनीतिक दल होने के नाते केवल विरोध करने की राजनीति करना या राजनीतिक में विपक्ष की भूमिका होने के नाते सरकार की हर चीज पर टिप्पणी करना, केवल मात्र यह उद्देश्य हमारा नहीं है। हम इस ऑल्टरनेटिव राजनीति की जो दिल्ली के अंदर, एक देश के अंदर जो ताना बाना बुना गया, उसका मूल्यांकन करना 1 साल पर अपना दायित्व समझते हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके 3-4 पहलू हैं। एक पहलू है कि सरकार ने साल भर में क्या किया, जनता से क्या वायदे किए थे, उसके बारे में कुछ चर्चा मैं आपसे करूंगा। सरकार का 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड क्या है? दिल्ली के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों में, और हमने स्वयं भी अपने सामान्य कार्यकर्ताओं से सर्वे कराने का एक प्रयास किया है। और इस सर्वे के माध्यम से जो आज पिक्चर निकल करके आई है वो आप सभी लोगों को मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली के अंदर किस तरह से संविधान की शपथ ली गई थी रामलीला मैदान के अंदर, और किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक मर्यादाओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक कानूनों को किस तरीके से तार तार किया गया, इस विषय पर विशेष रूप से विपक्ष का किस तरीके से गला घोंटा गया, इस विषय पर विशेष रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी अपनी बात आपके सामने कहेंगे। दिल्ली में सिखों को लेकर के एक बड़ी राजनीति हुई, सिखों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात की गई, और वो उस समय की भी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि उसका निशाना, उसका उद्देश्य दिल्ली नहीं था, उसका उद्देश्य पंजाब का चुनाव था। और अब कैसे देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर के सिख राजनीति को अंजाम देने का देश में प्रयास किया जा रहा है, इसके संदर्भ में कुछ बातचीत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सरदार आरपी सिंह जी
प्रमुख रूप से उस विषय को आपके सामने रखेंगे। निर्भया कांड हुआ, महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई, महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए और कहा गया कि दिल्ली में महिलाओं का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा, दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित होंगी, दिल्ली सरकार के कार्यालयों में, दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली के अस्पतालों में और दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित होंगी। इसके लिए विशेष प्रयास ये सरकार करेगी। उसके संदर्भ में हमारी पार्टी की महामंत्री रेखा गुप्ता उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक अपनी टिप्पणी आपको देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग जी, इंटर स्टेट पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, दिल्ली के टैक्स के, दिल्ली के विकास के, दिल्ली के प्रगति के पैसे से किस प्रकार से दूसरे राज्यों में, चाहे वो राज्यों में भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता लिप्त हो और किस तरह से देश के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर बनारस में मुंह खाने के बाद राज्यों की राजनीति में उनका उद्देश्य क्या है, उस विषय पर तरुण चुग जी हमारी बात रखेंगे। दिल्ली के देहात के बारे में बहुत सारी बात की गई थी। दिल्ली के किसानों को कहा गया था उनको मुआवजा मिलेगा। क्या दिल्ली के किसानों को आज किसान का दर्जा है क्या? दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा है क्या? दिल्ली का किसान आज दिल्ली के अंदर अपने नाम से खेती करने के लिए, केजरीवाल साहब, ट्रैक्टर भी खरीद सकता है क्या? क्या आपकी सरकार के अंदर कोई कृषि मंत्रालय है, कृषि का कोई डिपार्टमेंट है? तो दिल्ली देहात की अनऑथराइज कॉलोनियों के बारे में बहुत सारी बातें हुई, उसके बारे में हमारे पार्टी के सांसद और महामंत्री रमेश विदुड़ी जी बात रखेंगे। एक गाना हमने इस एक साल पूरी करने पर बहुत सारे लोग समाज के अंदर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ सॉन्ग तैयार किए हैं सोशल मीडिया के अंदर। एक सॉन्ग भी आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करेंगे। तो थोड़ा समय आज की प्रेस वार्ता में, चूंकि एक साल का लेखा जोखा है, हम कोशिश करेंगे कि जितना उसको संक्षिप्त रख पाए और आपका समय जितना सेव हो पाए उसको हम करेंगे। एक जो हमने रिपोर्ट कार्ड इनका साल भर का बनाया है, जिस रिपोर्ट कार्ड के अंदर इस सरकार ने जो जो वायदे किए थे, एक हमने जो इनके 70 वायदे थे और 70 जो इनके प्रोमिसेस थे और 70 धोखे जो दिल्ली के साथ हुए, उसकी भी एक बुकलेट हमने बनाई है। उस बुकलेट को भी अब हम जारी करेंगे कि इन 70 चीजों में क्या क्या हुआ। मैं 70 चीजें तो आपके सामने नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं कि वास्तव में दिल्ली की जनता को वो मिला क्या। और पत्रकारिता के नाते निश्चित रूप से ये जो एनालिसिस है, आज जिस तरह की प्रयास पत्रकारिता में किए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार के द्वारा, और शायद इशारे में मेरी बात आप समझ गए होंगे, किस तरीके से पत्रकारों को भी और पत्रकारों के जितनी एजेंसीज हैं उनको भी, ये जो 526 करोड़ का जो बजट इस सरकार ने लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि दिल्ली के जो पत्रकार हैं, दिल्ली की जो पत्रकारिता है, लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो अपना दायित्व तो निश्चित रूप से पूरा करेगा। और एक ट्रू एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रेशर्स एंड एनीथिंग, पत्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह दिल्ली में बहुत अच्छे से करते हैं। इस सरकार ने पत्रकारों को भी डराने और धमकाने से बाज नहीं आई है। जब सरकार ने सचिवालय के अंदर पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी थी, तो ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। कहा था कि दिल्ली के अंदर मोटी मोटी 4-6 बातें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अगली कड़ियां हैं उसको हम जोड़ देंगे। बहुत मोटी मोटी बातें की थी दिल्ली के अंदर, सपने जो दिखाए गए थे, सपने जो दिल्ली की जनता को बेचे गए थे, जो पूरे दिल्ली के अंदर लगातार होर्डिंग लगे थे, ऐसा लगा कि मानो दिल्ली के अंदर अब सब कुछ फ्री हो जाएगा, दिल्ली के अंदर सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया जाएगा, मैं शासन में आऊंगा और शासन में आने के बाद अगले दिन सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। दिल्ली को कहा गया कि दिल्ली को सभी लोगों को पानी फ्री मिल जाएगा, सभी लोगों को पानी फ्री मिलेगा। सरकार के आंकड़े क्या हैं, इस आंकड़े को अपने आप देख लीजिएगा। विशेष करके
जो किराए पर किराएदार रहते हैं, जो बाकी सब लोग हैं, 6.5 लाख 7 लाख के आसपास जो मीटर जिनके पास है, उनको 20,000 किलोलीटर पानी मिलता है। और उसमें से भी जो हमको जानकारी मिली है, जो ए बी सी डी श्रेणी की जो कॉलोनियां हैं, उनको काट दिया गया है पानी के लिए। आज कल ही में टेलीविजन चैनल पर हम एक सर्वे देख रहे थे, और उस सर्वे में था कि महिलाएं आज भी रात को 3 बजे पानी के लिए जगती हैं, 1 घंटे के लिए। आज भी सीवर में मिला हुआ पानी निश्चित रूप से उसमें आता है। सीवर जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितने किलोमीटर की लाइन सीवर की आपने बिछाई है दिल्ली के अंदर, कितना पानी लोगों को मिला। लोग आज बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन जहां ये जो डिस्पैरिटी है उसके बारे में आपने, यमुना के बारे में आपने कहा कि हम यमुना को साफ करेंगे। क्या हुआ यमुना का? एक दिन जरूर यमुना पे आरती हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। ऐसे ही कहा था कि बिजली 50% सबके दाम बिजली के कम हो जाएंगे। क्या बिजली के दाम कम हुए? ये लोगों के बिल जो ऑन एन एवरेज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए का बिल उनका बढ़कर के आ गया। युवाओं से कहा था कि पूरे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लगा था कि सबको वाईफाई मिल जाएगा। कैंपस में युवा सोचता था, कॉलेज में युवा सोचता था कि फॉरेन की तरह से वाईफाई फ्री मिलेगा और मैं वाईफाई में जाकर के सब जगह डाउनलोडिंग अपलोडिंग सब कुछ करूंगा। क्या वाईफाई हुआ? 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। क्या दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे? क्या दिल्ली के अंदर नए स्कूल कॉलेज खुलने थे, स्कूल कॉलेज खुले? दिल्ली में कहा गया कि 1,000 पॉलीक्लिनिक बनाए जाएंगे। एक क्लिनिक बनता है, और दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा जो दिल्ली के विकास के लिए होना चाहिए था, दिल्ली के परिवर्तन के लिए होना चाहिए था, वो टैक्स के पैसे से कलकत्ता, पटना, बेंगलोर, मुंबई, सब जगह, पंजाब, दिल्ली के टैक्स के पैसे से लगातार दिल्ली के टैक्स के पैसे से फुल फेज के एडवर्टाइजमेंट दे दिए गए। ये विकास का पैसा था। मैं मानता हूं कि सरकारें अपना प्रचार प्रसार करती हैं, सरकार को करना भी चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। पिछली सरकार ने 23 करोड़ 28 करोड़, विजेंद्र जी कितना पैसा पिछली सरकार ने किया होगा? 24 करोड़ मैक्सिमम। 24 करोड़ अगेंस्ट 526 करोड़। ये मैं इसलिए स्ट्रेस देकर के कह रहा हूं, 526 एंड 24, जस्ट सी द डिफरेंस, जस्ट सी द डिफरेंस। हाउ मेनी टाइम्स, और उसका उपयोग किस तरीके से करेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के अंदर व्यापारियों को कहा गया, निकाला गया, लगाया गया कि हमने एक भी रेड नहीं की है। आज अगर व्यापारियों के पास आप जाएं, किस तरीके से लगातार छापे पड़ रहे हैं, और केवल सुपरविजन के नाम पर आज व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है। आपके कर्मचारी किस तरीके से इन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस पर आप देखिए कि क्या है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो खुले, जिस क्लिनिक के अंदर एक क्लिनिक खुला, 1,000 क्लिनिक खुलेंगे। सरकार से पूछिए तो सही, क्या इसके लिए आपने जगह मिल गई है आपको? आप ये कहां बनाना चाहते हैं? और इस पर खर्चा जो आप कर रहे हैं, वो खर्चा जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर केवल उसकी उम्र 10 से 15 साल है, और कीमत जो सामान्य बनते हैं उसके बराबर आप करें। ना आपके पास जगह है, ना आपके पास कुछ है, केवल भाषण और केवल पेपर्स में ये है। आपने उसमें कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार को आप निकालिए। आपने कहा था कि दिल्ली के अंदर से स्वराज्य आएगा, स्वराज की आत्मा को मार दिया आपने। और स्वराज की आत्मा कैसे मरी, उसकी हत्या कैसे हुई? उसकी हत्या हुई कि 15 साल कांग्रेस का शासन भी रहा, हमारे टकराव भी रहे, लेकिन निगम की हड़ताल 1 साल के अंदर 2-2, 3-3 बार नहीं हुई। निगम को जो पैसा आपको देना चाहिए था, तीसरे वित्त आयोग का पैसा आपको देना था, चौथे वित्त आयोग को आपको लागू करना था। जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट है, उस राइट को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, जिसमें स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय निकाय को आपको शक्ति देनी है, शक्ति देना तो दूर, आपने उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। आपने दिल्ली के लोगों को कहा, ईमानदारी से बताइए कि दिल्ली में जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, वो चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टाफ है, चाहे वो माली है, कोई भी है, उन सबको हम चीख चीख के आपने कहा कि उसको हम पक्का करेंगे। पक्का करना तो छोड़िए, 4 फरवरी को हम ये जो एक ऑर्डर इशू हुआ, जिस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया कि नगर निगम को जो हम पैसा दे रहे हैं, और वो भी नगर निगम का पैसा उसको ब्याज के ऊपर,
जो आपको हम पैसा दे रहे हैं, इसकी हमारी एक शर्त है। उसकी शर्त है कि जितने भी चतुर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, बेलदार, माली या सिक्योरिटी में लगा हुआ स्टाफ, जो भी स्टाफ है, उसको ना तो आप पक्का करेंगे ना ही कोई भर्ती करेंगे। अच्छा, यहां तक तो समझ में आता था कि नई भर्ती आप रोकना चाहते हैं, आप पक्का नहीं करना चाहते, आप झूठ बोल गए, आपने यू टर्न कर लिया, आपने चीख चीख के कहा, सबको लगा कि इनको पक्का कर देंगे। उनके जीवन में भी एक सपना देखा गया। तभी मैंने कहा कि सपनों के सौदागर जैसे सपने बेचे, और वो सपना जो तीसरी लाइन है उसके बाद की, उसमें लिखा है इतना ही नहीं, आप इन सफाई कर्मचारियों को, चूंकि लगातार ये जो कर्मचारी हैं ये सभी पिछड़ा वर्ग से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को उत्तम बना करके रखते हैं, दिल्ली की सफाई में उनका बड़ा योगदान है। इन दलित लोगों के साथ जिस प्रकार का न्याय आप कर रहे हैं, और उसमें कहा गया है कि आप इन सब कर्मचारियों को फेज मैनर में 1 साल के अंदर, ये हमारा कहा हुआ नहीं है, ये ऑर्डर है सरकार का, कि 1 साल के अंदर इनको आप सरकार निगम से निकाल देगी। ऐसा सपना आप बेचना चाहते हैं? ऐसा बेरोजगार करना चाहते हैं? लोगों को आप आत्महत्या पर मजबूर करना चाहते हैं? लोगों का निवाला आप छीनना चाहते हैं? तो ये जो सरकार है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और सरकार ने जो भ्रष्टाचार का वायदा था, आप क्या हुआ केजरीवाल साहब, आप तो आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ गए। आपने आज तक आपका जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जालसाजी, जब मैं कहता हूं कि इनके मंत्री जब फर्जी डिग्री में गए तो आप धरने पर बैठते हैं, आपके प्रवक्ता और आपके प्रमुख लोग कोर्ट के बाहर, कि ये मोदी जी केंद्र सरकार को बार बार गाली देना, होम मिनिस्टर को गाली देना कि मोदी जी हमको परेशान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जब वो जेल में गए तो क्या किया आपने? आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? आपने उनको पार्टी से निकाला? आज भी पार्टी में बैठे हुए हैं। आपके आसिफ मंत्री, लगा कि इन मंत्री को, पुरानी दिल्ली में जो मंत्री बन रहे हैं, उनके यहां टेंडर प्रक्रिया हो गई है। 6 महीने आसिफ, 6 महीने इमरान। आसिफ को भ्रष्टाचार से आपने हटाया और कहा मीडिया के सामने कि मैंने वो ऑडियो सुना है जिस ऑडियो में मुझे लगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अरे केजरीवाल साहब, अगर आपने सुना भ्रष्टाचार किया है और उस पर भी वाहवाही लूट रहे हो कि देखो हम किस तरह से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई तब आपने की होती कि उनको पार्टी से निकाल दिया होता। अभी दोबारा इमरान, उनके भाई के बारे में लाखों रुपए की रिश्वत का स्टिंग ऑपरेशन आया। क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया। और भ्रष्टाचार जिस तरीके से आपके यहां जो कर्मचारी हैं, बाहर से लोगों को ला करके दिल्ली के काडर को डिमोरलाइज करने का काम, ब्यूरोक्रेसी को डिमोरलाइज करने का काम, उनके यहां ताला लगाने का काम, तो इस सरकार के अगर साल भर का हम लेखा जोखा निकाले, मेरे पास तो 70 पॉइंट हैं और 70 के 70 पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं। हमने कहा था केजरीवाल साहब को, मेरे नेता विपक्ष यहां बैठे हुए हैं, मेरे एमसीडी के तीनों मेयर बैठे हुए हैं, इसी रामलीला मैदान के अंदर हमारी चुनौती है हमारी उनको कि इस रामलीला मैदान के अंदर एक बार आमना सामना हो जाए। बैठे वो भी केजरीवाल साहब और उनके मंत्री, और एक तरफ मेरी पार्टी के नेता विपक्ष और मेरे 3 विधायक और मेरे जो मेयर है, तीनों मेयर। मैं चुनौती देता हूं, अगर सरकार ने इन 70 पॉइंट्स के ऊपर एक एक काम किया हो तो हम जो भी बहस हो उसको जनता के सामने करने के लिए तैयार हैं। ये पिछली डोर से घूम करके, पिछले दरवाजे से जाकर के राजनीति करना, शतरंज की तरह मोहरों को खेलना, जो फिल्म निर्माता है ना, निर्माता को लेकर के दिल्ली जल रही है, दिल्ली में हड़ताल हो रही है, लेकिन आप बेंगलोर में हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको सबको बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन कुछ एक टेलर मैंने इनका आपके सामने दिया है। और इस साल जो 1 साल का है, हर रोज नया बवाल, पहला साल केजरीवाल। और ये जो हर बवाल आपने किया है, धरने पर आप बैठे तो किस लिए बैठे? कि सोमनाथ भारती जिन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप इसलिए धरने पर बैठे। धरने पर आप बैठे कि जाली फर्जी डिग्री को किस तरीके से हमको परेशान किया जा रहा है, आप धरने पर बैठे। लेकिन आप अगर देश के लिए धरने पर बैठते, अगर आप देश के लिए कुछ करते, 26 जनवरी को नहीं रोकते, तो शायद लोगों को समझ आता। तो जो केजरीवाल साहब का तिलिस्म है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जो इनका 1 साल का रिपोर्ट कार्ड है, हमारे हिसाब से वो 0/0 है। कुछ सरकार ने किया नहीं, दिल्ली का हाल बेहाल है और दिल्ली आज परेशान है।
दिल्ली आज सपनों के सौदागर को सपनों के कारण रो रही है, और दिल्ली की आत्मा वास्तव में कि हमने ये क्या कर दिया। आज जो सर्वे आया है, हर 5 में से 3 आदमी केजरीवाल साहब के सामने क्या कह रहे हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सारे के सारे सर्वे। इसी तरह से टोटल टीवी का सर्वे जब आया, 54% वोट मिलने वाली पार्टी को आज 30%, 30.33% उन्होंने दिखाया है। तो इस तरह का मोहभंग लोगों का जो हुआ है, चूंकि आप झूठ बोलते थे, आप बेईमानी करते थे, आप धोखा करते थे, आप कैमोफ्लेज करते थे, और इस कारण से आपका जो 1 साल है वो पूरी तरह से जीरो है। मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे पार्टी के एक बार तरुण जी के बाद रिपोर्ट रिलीज कर देते हैं, बस, है ना? कोई बात, खाना भी तो खाना पड़ेगा, कोई बात, थोड़ा नमक भी जाएगा तो ठीक रहेगा। हमारी पार्टी के अध्यक्ष सतीश जी ने केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश किया है, और उसके बाद विजेंद्र जी, आरपी जी अलग अलग विषयों पर आपको जानकारी देने वाले हैं। मेरे जिम्मे दिल्ली सरकार के कार्यालय का प्रयोग किस तरह केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज केजरीवाल जी का सरकारी निवास और उनका कार्यालय आम आदमी पार्टी पंजाब का अघोषित कार्यालय बना हुआ है। जो दिल्ली की टैक्स सड़क बनाने के लिए लोग दे रहे हैं, दिल्ली के लोग जो पैसा दिल्ली के विकास के लिए दे रहे हैं, उस पैसे का प्रयोग ये बाहर के, दिल्ली के बाहर के प्रदेशों में आम आदमी पार्टी के विकास में लगा रहे हैं। मित्रों, जिस तरह 365 दिन ये कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो स्वराज आएगा, 365 दिन स्वराज की जगह मिली सनसनी। सनसनी जहां दिल्ली में फैलाई, लोकतंत्र, बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन लोकतंत्र अपनी पार्टी में ही खत्म कर दिया। और लोकतंत्र का सबसे अगर उदाहरण हम देखें तो भारत का संविधान की जो परंपराएं हैं कि अगर कोई बिल पास करना है तो कहां जाना चाहिए, एक सब तकनीक बनी है, उसको भी पार करके केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं। इनका विश्वास ना स्वराज में है, ना लोकतंत्र में है। बात करते थे भ्रष्टाचार मुक्ति की, लेकिन इनके मंत्री रंगदारी में पकड़े जाते हैं। बात करते थे, मेरे को याद है जब शुरुआत हुई तो निर्भया कांड में सबसे आगे ये लोग थे, लेकिन आज उनकी सरकार का एक कानून मंत्री अपनी गर्भवती पत्नी पर खूंखार कुत्ते छोड़ता है और केजरीवाल जी उसकी सपोर्ट में धरने पे बैठते हैं, तो महिलाओं के लिए उनके मन में क्या है ये स्पष्ट होता है। मेरी आपसे विनती है कि पंजाब, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, वहां की 1-2 बातें बताकर बाकी लोगों ने बात करनी है। पंजाब के अंदर जो मुद्दे और जो बातें लोग भूलना चाहते थे, उनको जिंदा करने का काम केजरीवाल जी ने किया है। आजकल सोशल मीडिया पंजाब में तो काफी चल रहा है। एक बैनर आम आदमी पार्टी की ओर से निकला है, जिस बैनर में भिंडरावाला की फोटो के साथ केजरीवाल का फोटो है, नीचे इनके जो स्टेट यूनिट के नेता हैं उनका फोटो है, और ये निवेदन कर रहे हैं पंजाब के लोगों को और आम आदमी पार्टी के कैडर को कि खालिस्तान की मांग करने वाला भारत के अंदर अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध करने वाले भिंडरावाले के जन्मदिन को
हर गुरुद्वारे में मनाया जाए। जो 80 के दशक में दल खालसा बात करती थी, जो 80 के दशक में भिंडरावाले की आवाज थी, आज केजरीवाल वैसे पोस्टर वहां लगा रहे हैं। और अभी तक केजरीवाल जी ने उस पोस्टर की निखेधी नहीं की है और उस पोस्टर के खिलाफ इनकी ओर से एफआईआर लॉन्च नहीं कराई गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हाथ उनके पीछे है। और पंजाब के अंदर जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी के बाद का वातावरण पैदा हुआ, उसमें भी जितना इनका कैडर था आम आदमी पार्टी का, उसको दिल्ली ऑफिस से इनकी जो बैकिंग थी, आईटी बैकिंग थी, वो देकर पंजाब में तमस और तनाव पैदा किया गया। केजरीवाल का मुख्यमंत्री का कार्यालय पंजाब के अंदर जो इनका कैडर है उनको तमस और तनाव का मटेरियल उपलब्ध करा रहा था। इसलिए इनका जो व्यवहार है, चाहे वो दिल्ली सरकार में है, चाहे दिल्ली सरकार के प्रयोग के माध्यम से आसपास के प्रदेशों में ये सनसनी फैलाकर वहां के लोगों को गुमराह करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक और बात कह के अपनी बात रखता हूं, जहां इन्होंने अपने कार्यालय का, अपने साधनों का, यहां के टैक्स पेयर्स के, इन सब का दुरुपयोग किया, जहां इन्होंने पंजाब में तमस और तनाव पैदा किया, वहीं एक नई चीज शुरू की है। यहां भी कहते थे कि हम लोग स्वच्छता लाएंगे, हम लोग स्वराज लाएंगे, नए तरह की राजनीति करेंगे। जिस पार्टी के पास जो कैडर है वो इधर उधर से लेकर आप एक पार्टी बनाते हैं, जैसे भानुमति का कुनबा को इधर से लिया, कोई उधर से लिया और जोड़ के आम आदमी पार्टी बना दी। जो बंदा कल तक भ्रष्टाचार में लिप्त था, ये उस पर आरोप लगाते थे, सुबह आम आदमी पार्टी में आया, केजरीवाल नामक जल छिनका और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और केजरीवाल नामक जल से वो पवित्र हो गया। इसका पर्दाफाश हो चुका है। और इन्होंने जो आसपास की स्टेटों में जो तनाव और तमस पैदा की है वो शायद दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक साल में जो देख लिया और जो हमने रिपोर्ट कार्ड दिया है, इसकी खुशबू आसपास के क्षेत्रों में भी जाएगी। धन्यवाद। अब हम आप सबके अनुरोध पे सबसे पहले जो हमारी एक विशेष बुकलेट है और रिपोर्ट कार्ड है उसको रिलीज करेंगे। एक बहुत सुंदर प्रचार अभियान का गाना भी है जिसे विजेंद्र गुप्ता जी के और आरपी सिंह जी के वक्तव्य के बाद हम जारी करेंगे। दे दो ना, सबके आगे है सर, आरपी सिंह जी का पास है, आगे दे दो ना ये। धन्यवाद। अब मैं नहीं ये, अरे सर पूरा बंच दे रहे हैं, लिस्ट बटवा दी सर, सब जा रहे हैं, आप बटेगा ना। अब मैं हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस शहर में जो एक संवैधानिक क्राइसिस उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके कारण विकास और प्रशासन दोनों ठप हुए हैं, उस पर श्री विजेंद्र गुप्ता जी अपना विस्तृत वक्तव्य रखेंगे। साथियों, एक सूची आपको दी जा रही है
52 ये नोटिफिकेशन जो है वो आप गवर्नमेंट ने जो इशू किए हैं, 52 एक साल में 52 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है। 52 वो पूरी एक एक ऑर्डर नोटिफिकेशन और उसमें क्या वायलेशन है। अभी आपके सामने थोड़े दिन पहले केजरीवाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुपरमैन की तरह उन्होंने कहा कि मैंने मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया है स्कूलों से, और बहुत ही नाटकीय ढंग से अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी कि दिल्ली में मैनेजमेंट कोटा खत्म हो गया। और कुछ ही दिनों में उस आदेश का जो हाल हुआ उसका खामियाजा तो दिल्ली की जनता ने भुगता, अभिभावकों ने भुगता, क्योंकि वो तो मिसगाइड हो गए और स्कूलों को, उन अभिभावकों को लूटने का एक अच्छा खासा मौका और मिल गया। जब हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया तो कहा कि आपने ये जो आदेश जारी किया था इस पर उपराज्यपाल से तो हस्ताक्षर कराए नहीं, तो आपने आदेश जारी कैसे कर दिया, और इसलिए आदेश आपका खारिज होता है। ऐसे ही 52 नोटिफिकेशन ये मैं आपको और दे रहा हूं जो किसी न किसी समय पर दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा धोखा सिद्ध होंगे। साथियों, ये सरकार की शुरुआत जब हुई थी आपको याद होगा तो इन्होंने कैबिनेट में एक फैसला लिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस ये रिजर्व सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, हम अपने आप ऑर्डर निकालेंगे। कॉन्फ्रंटेशन, मैं इसको कहूंगा ईयर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। पूरा साल ये सरकार सिर्फ कंट्रोवर्सीज को, कन्फ्रंटेशंस को इनवाइट करती रही और लोगों का ध्यान जो उनकी समस्याएं थी, जो उनकी आवश्यकताएं थी, उससे हटाती रही। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार ने लगातार टकराव का रास्ता अपनाया। उसके बाद दिल्ली के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, रूल ऑफ लॉ का, और आप गवर्नमेंट ने लगातार जानबूझकर यूनियन गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन की है। इसके साथ साथ आपको अगर याद हो तो आदेश निकाले गए जिस पर भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, जब कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनी और उसके बाद 2 ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया क्योंकि उन्होंने उनके इलीगल ऑर्डर को मानने से इनकार किया था। जब एडवाइजरी आई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिखते हैं कि ये एडवाइस आप हमें मत करिए, हम तो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको हमारा ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा
तो आप इसके लिए एमएचए को कह रहे हैं आप कोर्ट चले जाइए। क्या ये सरकार चल रही है? क्या सरकार इस प्रकार से काम करती है? क्या सरकार अनभिज्ञ कानूनों से एक दबंगई, एक गुंडई का साम्राज्य दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में पसरा हुआ है। अधिकारियों के कमरों पर ताले लगाते, अधिकारियों को कमरे में बुलाकर धमकाते, उनके साथ उनको धमकियां देते, फौजदारी की। हर जगह इन्होंने विवाद और झगड़े खड़े किए, एक जगह नहीं किया। दिल्ली की नगर निगमों से झगड़ा कर रहे हैं, केंद्र सरकार से झगड़ा कर रहे हैं, उपराज्यपाल से झगड़ा कर रहे हैं, मीडिया से झगड़ा कर रहे हैं। आपको याद होगा आपके खिलाफ एक ऑर्डर निकाला था, वो तो कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। एक नोटिस निकाल दिया था कि पत्रकारों को जेल भेज देंगे। क्या दिल्ली के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं आप? आपने अधिकारियों को पॉलिटिकल सिस्टम में बांटने की कोशिश की, ये मेरा अधिकारी, ये तेरा अधिकारी। सदन के अंदर जिस तरह का कोहराम आम आदमी पार्टी की ब्रूट मेजोरिटी ने किया है, आपने देखा होगा किस कदर वहां पर ऐसा लगता है। कई बार मुझे कई पत्रकार साथी कहते हैं, भाई साहब आप पानी पीने भी मत जाया करिए बाहर, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी की मीटिंग चल रही हो। हर नियम कानून को ताक पे रखकर स्पीकर के मन में भी ऐसा लगता है कि जैसे डर बिठाया हुआ है कि अगर मैंने इनके हिसाब से नहीं चलाया तो मुझे अगले दिन ही हटा दिया जाएगा। अब सदन असेंबली के अंदर स्पीकर अगर इस दहशत के साथ चेयर पर बैठा है कि वो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के चेहरे के हाव भाव देखकर सदन चलाए और उनके इशारों से, रिमोट से सदन चले, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का और कोई हो नहीं सकता। मैं संक्षिप्त में आपका ध्यान दो तीन बातों पर और डालूंगा। धर्मपाल वाले मामले में जो हुआ था, मुकेश मीना वाले मामले में जो हुआ था, जिस तरह का इन्होंने राजेंद्र कुमार के मामले में जो हुआ है, और इसके साथ साथ शकुंतला गैमलिन के साथ जो हुआ था, कुल मिलाकर के इन्होंने 11 दिसंबर 2015 को जो पैनल डिक्लेयर किया था, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का, पैनल ऑफ आर्ग्यूइंग काउंसिल्स का, वो इलीगल डिक्लेयर किया है, उसका कोई लीगल सैंटिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर के अधिकारियों को ह्यूमिलेट करना, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना, और 13 बिल इन्होंने लास्ट सेशन में, सेकंड सेशन में इन्होंने प्रस्तुत किए थे। और वो जो बिल पेश किए गए थे वो रिपग्नेंसी और मनी बिल के कारण, क्योंकि उसकी प्रायर अप्रूवल नहीं ली थी और वो रिपग्नेंसी थी सेंट्रल एक्ट की, सेंट्रल लॉ की, उसके कारण आज तक कानून नहीं बन पाए हैं, जिसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी तौर पर केजरीवाल सरकार की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इस सरकार का दिल्ली के प्रति, ऐसा दुर्भाग्य और ऐसी व्यवस्था दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ रही है, जिसका खामियाजा आज तो भुगत ही रहे हैं, आने वाले दिनों में भी। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार इस तरह की निकम्मी सरकार के इस तरह के ऊल जलूल फैसलों को, इस तरह का गैर कानूनी तरीके को क्यों झेल रही है। ऐसी सरकार को तो तुरंत डिसमिस कर देना चाहिए। हमको लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है। ये अपने ही मकड़जाल में इस कदर कानूनी पेचीदगियों में, क्योंकि अदालतों में भी मामले और एक एक करके फैसले आ रहे हैं अदालतों के, एक एक फैसले आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिस तरह का भय उत्पन्न करना चाहते हैं राजनीतिक प्रपंच करके, ये कहते हैं ना कि कब तक इस प्रपंच के सहारे आप दिल्ली की सरकार को चलाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। दिल्ली की जनता का कोई एक विकास का काम पिछले 1 साल में, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली की सरकार बताए
कि क्या एक भी डेवलपमेंट का नया प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी डाला गया है क्या, बिगिन भी किया गया, कोई फाइल भी प्रोसेस में है क्या? टेंडर होना, वर्क ऑर्डर होना, एग्जीक्यूट होना, सरफेस पर आना दूर दूर की बात है। इस फाइनेंशियल ईयर में एक भी पीडब्ल्यूडी ने डेवलपमेंट का नया प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट नहीं किया है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इनके विधायकों की स्थिति पूरी तरह से हमारे सामने है। अभी जब ये एक्सपेंडिचर का रिजल्ट सारा एक साल का लेखा जोखा आएगा, आरटीआई लगी हुई है लोगों की, तो मालूम चलेगा इन्होंने खर्चा क्या किया है। इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहे। एक साल में विधायकों की परफॉर्मेंस क्षेत्रों में नील बटा नील है। धन्यवाद। सरदार आरपी सिंह जी। तरुण चुग जी ने आपको एक विस्तृत जानकारी दी किस प्रकार ये पंजाब में माहौल खराब करने में लगे हैं। ये लगातार एक एल्यूजनिस्ट की तरह से, जिस प्रकार उन्होंने कहा अभी सतीश जी ने कि एक सपनों के सौदागर की तरह एक जाल बुनते हैं। दिल्ली में एक दिल्ली के लोगों को एक ऐसा जाल बुना और दिल्ली के लोगों को एक धोखा दिया, और इसी प्रकार का मामला वहाँ पे भी कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत दिल्ली के जो सिख समुदाय है उनके साथ भी उन्होंने एक ऐसा एक मकड़ी जाल बुना और उनको भी इस प्रकार का एक धोखा दिया। तो मैं उसकी जानकारी दूँ, उसके बीच में एक जानकारी और रखना चाहूँगा। अभी एक जानकारी और आई कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक आरटीआई लगाई। ये जानकारी लेने के लिए क्या दिल्ली सरकार ने आज तक एक भी चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी है कि हमको यहाँ पे स्टेटहुड दिया जाए, उसका जवाब नहीं में आया है। कि हर बार केंद्र से झगड़ा करते हैं, कन्फ्रंटेशन करते हैं, ये कहकर कि हमको और अधिकार दिए जाएं, दिल्ली को स्टेटहुड की बात करते हैं, परंतु पिछले एक साल में एक बार भी एक भी चिट्ठी इन्होंने केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को नहीं लिखी कि दिल्ली को स्टेटहुड दी जाए। सिर्फ कहने के लिए, झगड़ा करने के लिए इतनी बात कहना और ये एक माहौल बना कर रखना, ये मैं इसलिए इंगित करना चाहता बीच में। परंतु जहाँ तक मैं विषय रख रहा था कि जब ये आए थे उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर जो एसआईटी बिठाएंगे, दिल्ली के अंदर हम सिखों की भलाई के लिए उनके मुआवजे की बात करेंगे। मुझे याद है जुलाई के माह के अंदर सतीश जी ने एक चिट्ठी लिखी मनीष सिसोदिया जी को और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपके पास पैसा आया पड़ा 182 करोड़ रुपया, कृपा करके उसको वितरित कर दीजिए। उस पर कहा कि हफ्ते भर का हम आपको टाइम देने, इसकी जानकारी लेकर इस काम को शुरू करिए। आप लोगों ने 5-5 लाख रुपया जो 84 के नरसंहार में जो लोग पीड़ित हैं उनको देना है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने कोई 10 दिन बाद मैंने वापस चिट्ठी लिखी और जब कहा हम सीधी कार्रवाई करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे, पैसा केंद्र का आपके पास पड़ा हुआ है और इस पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें फिर सीधी कार्रवाई आपके यहाँ आकर धरना देना पड़ेगा और हमें ये विषय आगे लेकर जाना पड़ेगा। उस चिट्ठी अगस्त के अंदर लिखने के 3 दिन के बाद सिसोदिया साहब ने लिखा कि हाँ हम उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और अक्टूबर के महीने के अंदर इसमें इन्होंने घोषणा कर दी कि हम वो 5-5 लाख रुपए देंगे। और लगभग 10 महीने के बाद, सरकार बनने के बाद, फिर वो पैसा ये कहकर कि दिल्ली की सरकार वितरित कर रही है। ये दिल्ली के लोगों के साथ फिर झूठ एक बड़ा, और पैसा केंद्र का था। जब फिर एक आरटीआई लगाई गई ये जानकारी लेने के लिए, फिर उसमें इनका खुलासा हुआ कि वो पैसा केंद्र ने 182 करोड़ रुपया इनके लिए रखा था। उस 182 करोड़ में से एक जो 84 के पीड़ित थे नरसंहार के, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिया जाए। विषय इतना ही नहीं, विषय है कि जिस प्रकार ये पूरा मामला करते हैं, अभी तरुण चुग जी आपके सामने पंजाब में किस प्रकार भिंडरावाला के पोस्टर को लेकर लगातार ये एक नया बवाल खड़ा कर दिया वहां पर। और अभी आज उनका एक ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि जेएनयू के अंदर जो लोग ये नारा लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक इंडिया की बर्बादी नहीं होगी, वो कह रहे हैं वो इनोसेंट है। मैं पूछना चाहूंगा आपकी इनोसेंट की परिभाषा कैसी है? आप पंजाब के अंदर भिंडरावाला की बात करते हैं, जेएनयू के अंदर और हैदराबाद के अंदर जो अफजल गुरु की और यकूब मेनन की बात करते हैं, वो कहते हैं वो इनोसेंट है। ये तय करना पड़ेगा। मैंने इन दिनों में वो पोस्टर जो इनका निकाला था
उसके ऊपर एक ट्वीट भी डाला था। मैंने कहा था और ये कहा था कि अगर आप इस पोस्टर से अपने आप को अलग करते, मैं आज उनका एक जवाब देख रहा था एक यूट्यूब के ऊपर, मैं अगर आप इसको अपने आप से अलग करते हैं तो एक पुलिस में मुकदमा दर्ज करिए ना, पंजाब में थाने में जाइए, किसी भी थाने में, अमृतसर के अंदर तमाम गुरुद्वारे के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं, आप जाइए और कहिए पोस्टर हमारा नहीं है, ये किसी ने हमारे साथ शरारत की है। तो आज उनका एक मैं यूट्यूब के ऊपर एक लिंक पढ़ रहा देख रहा था, उसमें कह रहे हैं कि उसमें मेरी एक फोटो लगा दी। मैं तब तक 8 साल की उम्र का था जब भिंडरावाना हुआ करते थे, मेरा भिंडरावाना से क्या लेना देना, मेरी कौन सी फोटो लगा दी। क्या झूठ बोलते हैं, हर बात को किस ढंग से एक ट्विस्ट देना। फोटो में 8 साल वाले केजरीवाल की फोटो नहीं है, फोटो में तो वो फोटो है जिसमें उनके लोगों ने उनको एक नकली पगड़ी पहना दी थी, वो फोटो के साथ अपनी भिंडरावाना के साथ फोटो लगाकर घुमा रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं मैं जब 8 साल का तो मेरी फोटो भिंडरावाना के साथ कैसे हो सकती है। हर बात को अपने हिसाब से अपनी मर्जी के अनुसार से ट्विस्ट देना। तो ये दिल्ली की जनता, सिख समुदाय सब देख चुके हैं कि ये एक धोखे का मामला, एक मकड़ी जाल बुनना, एक इल्यूजन क्रिएट करना, ये इनकी चाल है, इनका तरीका है। मैं लगातार उनको कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ, जो सतीश जी ने कहा, हम खुली डिबेट के लिए एक एक इशू के ऊपर हमारे नेता जोगिंदर गुप्ता जी और जो हमारे तीनों मेयर, वो इनको ओपन चैलेंज देने को तैयार है। रामलीला मैदान के अंदर बुक कर लें और जिस विषय के ऊपर चाहें, हमारे जिस विषय में लोग आने को तैयार हैं, कृपा करके डिबेट करें और अपना ये जो पूरा उन्होंने मकड़ी जाल बुना है इस पर एक चर्चा कर दूध का दूध पानी के पानी हो, ये हमारा ओपन चैलेंज है। और पंजाब की जनता को, सिखों को गुमराह मत करें, लोग देख चुके हैं और लोग इनकी मंशा जान चुके हैं, ये ओपन चैलेंज हमारा स्वीकार करें। वो श्री रमेश विधुरी जी। मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं केजरीवाल के सब्जेक्ट से। उन्होंने आम आदमी पार्टी नाम रखा था और कबाड़ी बाजार से एक ओवर साइज की शर्ट पहनकर और 150 रुपए की चप्पल पहनकर यह नौटंकी करनी शुरू की थी। निश्चित रूप से 1.5 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति कॉमन मैन नहीं हो सकता। कॉमन मैन रहता है रिसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर, कॉमन मैन रहता है जे क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी के अंदर, कॉमन मैन रहता है अनधिकृत अनियमित कॉलोनी के अंदर, कॉमन मैन रहता है गांवों के अंदर। और हिंदुस्तान की संस्कृति भी कहती है कि भारत गांव में वास करता है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, जो रिसेटलमेंट कॉलोनी 1975-77 में, 75 के बाद कांग्रेस के टाइम में बसाई गई थी, उनको मालिकाना हक मिलना था। कांग्रेस भी लंबे समय तक शासन करती रही और इन्होंने कहा हम तुम्हें मालिकाना हक देंगे। 1 वर्ष में कितनी आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की उन रिसेटलमेंट कॉलोनियों को मालिकाना हक दिलवाने के लोगों के, वो केजरीवाल साहब बताएं। नंबर 1, इन्होंने कहा था झुग्गी वालों को हम पक्के मकान बना कर देंगे। 4000 टॉयलेट बनाने का घोषणा प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय सरकार ने की थी जब इनकी सरकार बर्खास्त थी। 2000 टॉयलेट का जो काम चल रहा है वो इनके मुख्यमंत्री बनने के पहले शुरू हो गया था। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नौटंकी करने गए, जिनका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में हमने किया इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले, और 70% वो इनके मुख्यमंत्री बनने तक 400 टॉयलेट बन गए थे, जिनको ये दिवाली पर जाकर रिबन काटकर चोरी से आए थे। जब 11 बजे का टाइम दिया, हमने कहा काले झंडे दिखाएंगे, तो 3 बजे चोरी से पहुंच गए। पहले मैसेज वहां ये करा दिया कि वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, और बाद में चोरी से 3 बजे रिबन काटने पहुंचे। केजरीवाल साहब, आप आम आदमी थे, गरीब की लड़ाई लड़ना चाहते थे सड़क के ऊपर, आपके अंदर इतनी मानवता थी तो आप पहुंचते 11 बजे के करीब, हम बताते कैसे आप उसका उद्घाटन करते। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अनधिकृत बस्तियों के अंदर जिनको अनियमित कॉलोनी कहते हैं, 1639 कॉलोनी में से 1 वर्ष में कौन सी कॉलोनी को आपने रेगुलराइज किया? आपके मंत्री भाषण देते हैं, आपके जल बोर्ड के जो डिप्टी चेयरपर्सन है, चेयरमैन पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब मिश्रा जी को बना रखा है, वो कहते हैं हमें अनियमित कॉलोनी तक पानी की लाइनें बिछवाई। पानी की लाइनों का 25 करोड़ रुपया, जिसमें से पालम के लिए 7 हजार करोड़ रुपया सीवेज सिस्टम के लिए, बिजवासन के लिए, संगम विहार और देवली विधानसभाओं के लिए 4 करोड़ रुपया पानी की लाइन डालने के लिए, 3 करोड़ रुपया तुगलकाबाद, प्रहलादपुर, लालकुआं जैसी अनियमित कॉलोनियों में पानी की लाइन डालने के लिए,
आरटीआई लगाकर पूछिए। आपसे मेरा निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, जब इस बात को कहें, आप ये जो पानी की लाइनें डाली जा रही हैं, इनका वर्क ऑर्डर कब हुआ, सैंक्शन कब हुआ, और ये कब डालनी शुरू हुई थी? ये शुरू भी इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले करा दी गई थी अनियमित कॉलोनियों के अंदर, जिनको वो कह रहे हैं हमने अनियमित कॉलोनी में पानी की लाइन डालने का काम शुरू किया गया है। ये जो झूठों का पिटारा उनके पास है, लोग जानते हैं, और लोग जानते हैं तो लोग मान भी रहे हैं इस बात को। तो अनियमित कॉलोनी के लिए उनकी बाउंड्री लाइन फिक्स करके एमसीडी करके देती, और ये बिल पास, प्रस्ताव पास करके कैबिनेट में केंद्र के पास भेजते। एक वर्ष में कितनी बार मीटिंग आपने की? एमसीडी को बाउंड्री लाइन करने के लिए पैसे क्यों नहीं दिया सर्वे करने के लिए? तो उन अनियमित कॉलोनी के लोगों के साथ भी धोखा इन्होंने किया। एक वर्ष में एक पैसे का काम 1639 कॉलोनी में इन्होंने लगाया हो। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से केजरीवाल सरकार से, वो बताएं कितना फंड इन्होंने एलोकेट किया वहां सीवेज सिस्टम के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए, और सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए। जो सड़कें पहली अनियमित कॉलोनी में बन गई थी, जो जर्जर हालत में आज वह फटे हाल लोग नार के जीवन जी रहे हैं। जहां तक गांव में बात करना चाहूंगा गांवों की, इन्होंने कहा हम लाल डोरों को एक्सटेंड करेंगे। इन्होंने कहा हम आर्टिकल सेक्शन 33 और 81 को खत्म कर देंगे, जिनके कारण से आज भी इनके सरकार के एसडीएम के दफ्तर से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। किसान अपनी जमीन में अगर कोई मकान बनाता है एक्सटेंशन के अंदर, अपने खेत में कोई काम करता है, या उसको पैसे की जरूरत है, अगर उसने लैंड बेच दी और वहां पर विद द मास्टर प्लान, जो मास्टर प्लान की डायरेक्शन के तहत मकान बनाता है, ये धमकी देते हैं इनके अधिकारी, हम इसको ग्राम सभा में वेस्ट कर देंगे। और लाखों रुपए रिश्वत की लूटी जा रही है, जो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते थे। एक वर्ष में सेक्शन 33 और 81 के उन्होंने खत्म करने की, एबोलिश करने की, डिमोलिश करने की क्या कोई मीटिंग की? क्या सेंटर के पास कोई प्रपोजल भेजा? क्या कैबिनेट में कोई निर्णय लिया? ये बताएं गांवों का लाल डोरा बढ़ाने के बारे में। और जहां तक किसानों की बात करने की बात कहते थे, हमने डॉट के अंदर कंपनसेशन बांटने की बात की थी, वो बताएं कितने लोगों को कंपनसेशन बांटा गया था? अपने ही जो इनके वॉलंटियर थे, जो गांव के 2-4 लोग थे, उनको मात्र रस्म अदायगी करके चेक बंटवा दिए गए। उसके बाद बताएं, डेटा दें, आंकड़े दें कि गांव के किसानों को, जिसके पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ से ज्यादा जमीन थी और उस सूखाग्रस्त के अंदर वो फसल बढ़ गई थी, ऐसे कितने लोगों को आपने कंपनसेशन दिया? जहां तक लैंड पूलिंग, गजेंद्र चौहान अध्यक्ष जी मुझे याद दिला रहे, गजेंद्र चौहान किसान को किस प्रकार से इन्होंने तमाशा करके मरवाया था, आपसे छुपा हुआ नहीं है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं जी। लेकिन आपने कहा था लैंड पूलिंग हम करने के बाद गांवों के लोगों से जमीन लेकर वहां हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, वहां पर इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, एजुकेशन हब बनाएंगे। आप ये बताएं, केंद्र सरकार के ऊपर डालने की बात करते हैं मित्रों, केंद्र के अधीन जो लैंड आती है वो डीडीए के द्वारा ऑक्यूपाइड लैंड केवल वो है जो डीडीए ने एक्वायर की हुई है, जो डीडीए की लैंड है और जो एनडीएमसी से रिलेटेड है। लेकिन जो किसानों की जमीन है, जो दिल्ली सरकार के डिप्टी कमिश्नर के तहत आती है, एसडीएम के बीडीओ के अंडर आती है, कलेक्टर के अंडर आती है, वो जमीन पर आज भी आधिपत्य दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार ने कितने किसानों को कहा कि कौन सी प्लानिंग की कि आप अपने गांव में से, या एसडीएम को कहा कि वहां के किसान बना कर दें, वो इंस्टीट्यूशनल हब बनाना चाहते हैं। आपने एक वर्ष में केंद्र सरकार के पास ऐसे कितने प्रपोजल भेजे? आपने एक भी प्रपोजल भेजा नहीं, एक भी गांव वाले को इन्वाइट किया नहीं, एक भी गांव वाले को कहा नहीं कि हम आपकी जमीन स्कूल कॉलेज के लेने चाहते हैं। और आप दोषारोपण कर रहे हैं कि लैंड तो, जमीन तो केंद्र के पास है, केंद्र में बनाने नहीं दे रहा है। आप एक भी चीज दिखाएं कहीं आपने दिए तो। दिल्ली की जमीनें जो है, वो लैंड जो है वो पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार के अधीन है, एक्सेप्ट द डीडीए और एनडीएमसी की जो लैंड है। डीडीए की जो जमीन है, डीडीए केंद्र शासित सिस्टम के अधीन चलता है, वो केंद्र से रिलेटेड है। लेकिन आप अगर डीडीए से जमीन कहेंगे मुझे फ्री में जमीन दे दो और मैं उसमें झुग्गी बनाकर दूंगा, तो आपके पास जो ग्राम पंचायत की जमीन है, आपके पास जो ग्राम सभा की जमीन है, ऑक्युपाइड सरकार ने की हुई है, उसको रिलीज करके क्यों नहीं करते? आपने किसानों को कितनी जमीन एक्वायर की, वो आपके ज्यूरिडिक्शंस के अंदर है, उसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो हर चीज को दूसरे के ऊपर डालकर जो नौटंकी करके और नटवर लाल 2 का रोल अदा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें याद दिलाइए, उन्होंने हमारे इतिहास जो दोहराता है कि नटवरलाल 2 का जो रोल केजरीवाल साहब कर रहे हैं। और जो आपने कॉमन मैन की बात कही थी, कहने की कॉमन मैन इन 4 बस्तियों में बसते हैं, आपने इन कॉमन मैन के बारे में, जिनको आपने गुमराह किया, रिक्शा चलाने वाला, रेडी पटरी चलाने वाला,
जो स्ट्रीट के अंदर रेहड़ी पट्टी लगाने वाला व्यक्ति, ऑटो चलाने वाला, वो सब गरीब लोग, 4th क्लास के एम्प्लॉय, वो इन्हीं 4 प्रकार की कॉलोनी में रहते हैं। और आपने आम आदमी की बात करने की बात कही थी, तो आपने कौन सा एग्जाम्पल आम आदमी का दिया है? इसीलिए आप जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके आप दिल्ली की 2 करोड़ जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार को चाहिए, इन्होंने जो 4 दर्जन नोटिफिकेशन इनलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल किए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अनारकी फैलाना चाहते हैं, इस सरकार को तुरंत डिसमिस करना चाहिए केंद्र को। मेरी यह भी मांग है आपके माध्यम से कि इस पे इंक्वायरी करके, और आपने कहा था ताली बजा बजा कर लाल किले में झंडा फहरा फहरा कर कि अगर लोग परेशान हो जाएं, लोग आपके शासन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो देश के अंदर राइट टू रिकॉल होना चाहिए। केजरीवाल साहब, आपकी याददाश्त अगर कमजोर हो गई हो तो आपके माध्यम से उनकी पत्नी तक बात पहुंचा दें, उन्हें बादाम खिलाने शुरू कर दें कि राइट टू रिकॉल के बारे में आपके क्या वक्तव्य हैं। जो इस सर्वे ने कहा है कि 34%, 32% लोग इनसे नाखुश हैं और 56% लोग ने केजरीवाल ने गुमराह किया है, तो यह साफ बनता है कि राइट टू रिकॉल का मामला बनता है। आप अपने कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आए और राइट टू रिकॉल के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजें। यह भी हमारी मांग है इस आपकी इन बातों को लेकर कि आपने किस प्रकार से आम आदमी को गुमराह किया है। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रेखा गुप्ता। एक भी झुग्गी पे एक मकान नहीं हुआ, वो बता दें। अब हमारा आज का अंतिम वक्तव्य श्रीमती रेखा गुप्ता जी महिलाओं के विषय पर रखेंगी, और हम एक बहुत सुंदर जो हमने एक प्रचार अभियान विकसित किया है ऑडियो, वो हमारे अध्यक्ष जी रिलीज करेंगे। साथियों, महिलाओं की प्रति इस सरकार का और इस मुख्यमंत्री का नजरिया तो इनकी कथनी और करनी दोनों से ही पता चल जाता है। ये मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति कितने संवेदनहीन और हृदयवहीन है, ये बात हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब उन्होंने अपनी सरकार में किसी महिला एमएलए को स्थान नहीं दिया, शायद उनको इस लायक कोई लगी नहीं कि उसको मंत्री बना करके अपने मंत्रालय में बिठा सकते, और शायद उनके देखने से ये लगता होगा कि दिल्ली की सारी महिलाएं सुरक्षित हो चुकी है, इसलिए उन्होंने वो हेल्पलाइन भी बंद कर दी। आज भी उस हेल्पलाइन की कार्यकर्ता, उसकी कर्मचारी हड़ताल पे बैठी हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या दिल्ली में जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगने थे लग चुके हैं, जहां जहां मार्शल लगने थे लग चुके हैं, क्या दिल्ली की सारी महिलाएं सुरक्षित हो चुकी हैं, या उनको ये भी ध्यान नहीं आता कि दिल्ली की इस आधी आबादी के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है? क्या एक भी काम दिल्ली की महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी या इस सरकार ने किया है? केवल अपने फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश के हर मुद्दे पे बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली की महिलाओं की स्थिति पे कब बोले हैं? मीनाक्षी हत्याकांड पे किस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, हम सब ने देखा है। करोड़ों रुपए उस घटनाक्रम पे वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने खर्च किए। यदि उसका कुछ प्रतिशत भी महिलाओं की सुरक्षा पे खर्च करते तो दिल्ली की महिलाएं एहसानमंद होती। उस सनसनीखेज, उस घटना को सनसनीखेज बनाने के लिए 32 बार हमला हुआ, इतनी बार गोदा गया, कोई बचाने चला जाता उस लड़की को। मैं पूछती हूँ मुख्यमंत्री जी, उस लड़की को कोई बचाने जाए इसकी उम्मीद करने वाले आप, गजेंद्र सिंह जब आपके आंखों के सामने मर रहा था, आप क्यों नहीं गए उसे बचाने के लिए? केवल बातें करने वाले ये मुख्यमंत्री कभी किसी महिला के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सोमनाथ भारती की बीवी का किस्सा हम सबके सामने है। उस महिला को न्याय नहीं दिला सके, अपनी मंत्रिमंडल में रहते हुए सोमनाथ भारती के खिलाफ एक टिप्पणी तक ना करने वाले मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें? मैं तो केवल एक राजा जब भक्षक बन जाए रक्षक की जगह, तो इतनी ही बात कह सकते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनी का गम नहीं, मुझे रहजनी का गम नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। धन्यवाद। दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है संसद मार्ग पर। हमारे अध्यक्ष जी उसके बारे में बताएंगे और एक ऑडियो कैसेट रिलीज करेंगे। मित्रों, कल हम एक विरोध दिवस के रूप में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आप सबको सुबह 11 बजे निमंत्रण है और लगभग 2 घंटे पूरी
जो डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब नहीं कह सकते हैं, तो विरोध दिवस के रूप में कल सरकार को हम उनका आईना दिखाएंगे कि सरकार कैसे सपनों की सौदागर बनी। तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं। और एक जो ऑडियो, कुछ स्टिकर, कुछ पोस्टर, कुछ होर्डिंग पूरे दिल्ली के अंदर जनता को एजुकेट करने के लिए कि वास्तव में इस सरकार ने क्या किया है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसको हमारे अलग अलग लोगों ने बनाया है। रविंदर हैं हमारे सामने आए हुए हैं, लगातार पहले भी उन्होंने सरकार को लेकर के अपनी भावना व्यक्त की थी। कलाकार अपनी भावना अपने शब्दों में और पैरोडी में करते हैं, तो उन्होंने भी इसको कंपोजिशन करने का प्रयास किया है। तो एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग को और जो वीडियो रिलीज है, वीडियो तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन बाकी जो पोस्टर और स्टिकर है पूरे दिल्ली में अभियान चलेगा। ये 14 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक। कैन वी प्ले इट? क्या हुआ आपका वादा, फ्री में पानी, सस्ती बिजली का, जनता की क्लिनिक, गरीबों को घर, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी और फ्री वाईफाई का। क्या हुआ आपका वादा? वादा किया था अच्छी शिक्षा का, स्कूल नहीं खोला है कोई, धरने पे धरना देता रहा, बस करता रहा झूठे वादे कई। इवन ऑड में फंसा के लोगों को कर दी नर्क दिल्ली वालों की जिंदगी। क्या हुआ आपका वादा? टोपी पहना दी, झाड़ू थमा दी, बेचा स्वराज का सपना हमें। चोर है सारे, भ्रष्ट है सारे, ऑनेस्ट है हम सब से कहे। नशा बहुमत का ऐसा चढ़ा, दिखता ही नहीं अब आम आदमी। क्या हुआ आपका वादा, फ्री में पानी, सस्ती बिजली का, जनता की क्लिनिक, गरीबों को घर, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी और फ्री वाईफाई का। क्या हुआ आपका वादा?